डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसे लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी कहा जाता है और दूसरी प्रॉपर्टी जिसे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमें सेकंड प्रॉपर्टी को विद एग्जांपल कवर करना है। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज़ जो बेसिक पॉइंट है वो माइंड में रखिए। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में या कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन लिया जाता है तो वहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया जाता है। रिलेशन के साथ हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई होती हैं और इस रिलेशन को फर्दर डिकम्पोज्ड करके चाइल्ड रिलेशन दिए हुए होते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि ये जो डिकम्पोजिशन है इस रिलेशन में, जो डिकम्पोजिशन हुई है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड डिकम्पोजिशन है या नहीं है। सिंपल ऐसा एक क्वेश्चन होता है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनमें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशन है R। इस रिलेशन R में नंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो फंक्शनल डिपेंडेंसी का एक सेट है। मुझे इस रिलेशन R को फर्दर हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना था। मैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहा था, तो मैंने इस रिलेशन को हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाने के लिए इस रिलेशन को फर्दर डिकम्पोज किया। क्योंकि होता कुछ यूँ है कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में जब हम एक नॉर्मल फॉर्म से उससे हायर नॉर्मल फॉर्म में जा रहे होते हैं तो डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए, रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम टेबल या रिलेशन को फर्दर डिवाइड करते हैं, उनको स्प्लिट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो मैंने इस रिलेशन को फर्दर डिकम्पोज किया R1 पहले रिलेशन में और दूसरे रिलेशन R2 में। जब मैंने इनको डिकम्पोज किया तो हुआ कुछ यूँ कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट था इसमें से कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज R1 तक पहुँच गई और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज R2 तक पहुँच गई। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट आ गया R1 चाइल्ड रिलेशन में और दूसरा सेट कहाँ पर आ गया, R2 में आ गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन का, वो ये कहता है कि जब हम इन दोनों रिलेशन को आपस में कंबाइन करते हैं हमें एक और रिलेशन मिलता है R, जो कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन में हम अच्छी तरह से उसको समझ चुके हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ये रिलेशन R मिला, अगर हम इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज के सेट को यूनियन करें, फॉर एग्जांपल अगर हम F1 को जो पहला सेट है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, इसको यूनियन करें दूसरे सेट के साथ, तो हमारे पास जो ओरिजिनल R में FD का सेट था, यहाँ पर मैं सिर्फ यही FD लिख रहा हूँ, क्या ये सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पर मिलती हैं? अगर तो ये मिलती हैं तो इसका मतलब है कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है। अगर इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो कि हमें मिली, इन दोनों को यूनियन करने के बाद इसमें से कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज लॉस्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन नहीं है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब एक और बात को भी माइंड में रखिए, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार जो है वो जिसको रिपीट कर चुके हैं, जहाँ पर हमने क्लोजर मेथड को देखा था। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशन है जिसके अंदर A B C 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशन है R, और इस रिलेशन में कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है मेरे पास, जहाँ पर A ड्राइव कर रहा है B को और B ड्राइव कर रहा है C को। अब हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर इस रिलेशन में क्लोजर मेथड को यूज़ करते हैं। अब क्लोजर मेथड को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि पहले नंबर पर हम इस रिलेशन में मौजूद कैंडिडेट कीज़ को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है जी, पहला इसका हमारा पर्पस क्या था, कैंडिडेट कीज़ को फाइंड आउट करना, कैंडिडेट कीज़ को सॉरी, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर हमारा पर्पस ये है कि अगर इस रिलेशन में कुछ इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं या कुछ हिडन फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं तो हम उनको भी कहीं ना कहीं पर फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस रिलेशन की मैं एग्जांपल लूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो 2 हैं। अगर मैं A का क्लोजर लेता हूँ तो A के क्लोजर में हमें क्या मिलता है जी, पहले नंबर पर A तो आएगा ही आएगा। A ड्राइव कर रहा है B को और B ड्राइव कर रहा है किसको, C को। इसका मतलब A के क्लोजर में C भी आ गया।
तो एक इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमें मिल गई, जो कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसको बोला जाता है, जहां पर ए ड्राइव कर रहा है सी को। तो क्लोजर से हमें जो हिडन या इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो भी हमें मिल गई। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस मेथड को हमने यूज़ करना है बार बार, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हमको फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो डिकम्पोज रिलेशंस हैं उनका यूनियन लेना है। यूनियन लेने के बाद हमको ये चेक करना है कि जो हमें यूनियन लेने के बाद फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिली, क्या ये वही सेम है जो कि पेरेंट रिलेशन में थी। अगर तो वही सेम है तो जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है, अगर सेम नहीं है तो वो जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन नहीं है। तो पहले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी और सिंपल सी एग्जांपल है, 2 एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक रिलेशन है आर, ए बी सी 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसमें। फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए ड्राइव कर रहा है बी को, बी ड्राइव कर रहा है सी को और सी ड्राइव कर रहा है ए को। फर्दर डिकम्पोजिशन में 2 रिलेशन है हमारे पास, एक R1 और एक R2। सबसे पहले हमें R1 में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है उसको फाइंड आउट करना है, फिर हम करेंगे जी R2 में जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो पहली चीज़ जो बेसिक चीज़ है उसको माइंड में रखिए कि इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स, बाकी सभी को आप फिलहाल माइंड में नहीं लेकर आओ, बाकी सभी चीज़ों को पेरेंट टेबल को आप इग्नोर करो। आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। सम टाइम हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम ऊपर वाले जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है पेरेंट टेबल की वो देखते हैं कि ए बी को ड्राइव कर रहा है, बी सी को ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल ए और बी अगर 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो या तो ए ने किसी को ड्राइव करना है या बी ने किसी को ड्राइव या डिटरमाइन करना है। तो किस किस को कर सकता है, ए को डिटरमाइन कर सकता है, बी को डिटरमाइन कर सकता है, ए बी को डिटरमाइन कर सकता है और बी ए को डिटरमाइन कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इन एट्रीब्यूट्स के मुताबिक। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, जहां पर भी आपके पास यहाँ पर जो ट्रिवियल डिपेंडेंसीज हैं आपने उनको काउंट नहीं करना। जहां पर कोई एट्रीब्यूट खुद को डिटरमाइन कर रहा होगा, उसकी वजह क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसको आप रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ये ट्रू है। कोई भी एट्रीब्यूट खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा, ये तो 100% श्योर बात है, तो इसको हम काउंट नहीं करते। इस पॉइंट को भी माइंड में रखना है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 डिपेंडेंसीज हैं जो हमें यहाँ पर मिल रही हैं इस रिलेशन के मुताबिक। हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने निकाली क्या ये पॉसिबल है। किसके थ्रू चेक करेंगे, पेरेंट टेबल में मौजूद फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनके थ्रू चेक करेंगे। क्योंकि ये जो चाइल्ड टेबल है ये कहाँ से लिया गया है, ये पेरेंट टेबल से ही लिया गया है। तो इसको चेक करते हैं जी। ए ड्राइव्स बी, हमें यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है, इसका मतलब है जी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी पॉसिबल है, ये ठीक है। बी ड्राइव्स ए, बी ड्राइव्स ए कहीं पर भी नहीं मिल रही। अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी तो नहीं हो सकती बी ड्राइव्स ए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्लोजर लेते हैं। क्लोजर किसका लेंगे, बी का लेंगे। किसके थ्रू लेंगे, इनके थ्रू लेंगे। बी का क्लोजर लिया, बी से हमें बी मिला, बी से मिला सी, सी से मिला ए। इसका मतलब है कि बी के क्लोजर में ए भी है, तो ये भी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये ठीक है। बढ़ते हैं जी दूसरे रिलेशन में। यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी हो सकती है, बी ड्राइव करेगा सी को, सी ड्राइव करेगा बी को। सी ड्राइव कर रहा है बी को, इसको देखते हैं कि ये पॉसिबल है। जाते हैं जी पेरेंट टेबल में जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वहाँ पर ए ड्राइव्स बी, बी ड्राइव्स सी, तो इसका मतलब है जी ये ठीक है। उसके बाद सी ड्राइव्स बी को चेक करना है हमने। सी ड्राइव्स बी हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो हम सी का क्लोजर लेंगे। सी का लेते हैं जी क्लोजर। जैसे ही सी का क्लोजर लिया, सी से हमें सी मिला, जाते हैं पेरेंट टेबल में, सी से हमें ए मिला, सी से मिल गया जी हमें ए से हमें मिला बी। इसका मतलब है कि सी के क्लोजर में ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो सी डिटरमाइंस बी। ये भी क्या है जी, एक बिल्कुल एक्यूरेट फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब हमने दोनों रिलेशन की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो निकाल ली। F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया। करना हमको क्या है, हमको F1 का यूनियन लेना है किसके साथ, F2 के साथ, और उसको कंपेयर करना है किसके साथ, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं इनके साथ। तो इसको हम जो है अभी देखते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन दोनों का यूनियन लेने जा रहे हैं। तो यूनियन कैसे लेंगे, इन सब को हम लिखते हैं जी ए ड्राइव्स बी, ये पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। बी ड्राइव्स ए, ये दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसी तरह से बी ड्राइव्स सी, ये तीसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सी ड्राइव्स बी, ये चौथी फंक्शनल डिपेंडेंसी।
अब ये 4 हमारे पास यहाँ पर यूनियन में फंक्शनल डिपेंडेंसीज बन गई। अब हम इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करेंगे इनके थ्रू। सारा जो हमने अब तक सारा प्रोसेस किया उसके बिल्कुल उलट। वो किस तरह से? सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं जी A ड्राइव्स B। A ड्राइव्स B क्या यहाँ पर है? बिल्कुल है, ठीक है जी। A ड्राइव्स B, इसका मतलब कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये प्रिजर्व्ड हो गई। दूसरे को चेक करते हैं, B ड्राइव्स C। B ड्राइव्स C यहाँ पर है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब है ये दूसरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये भी प्रिजर्व्ड हो गई। अब C ड्राइव्स A, C ड्राइव्स A यहाँ पर है? नहीं है। तो अब हमको क्लोजर लेना है किसका? C का। ये चेक करना है कि कोई इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी तो नहीं है। अब हमने C का क्लोजर तो लिया, लेकिन C का क्लोजर किसके थ्रू लेना है? इनके थ्रू लेना, इसके थ्रू नहीं लेना। पहले हम क्या कर रहे थे? इसके थ्रू चेक कर रहे थे, अब हम इनके थ्रू चेक कर रहे हैं। तो C का क्लोजर लेते हैं जी। C ड्राइव्स B, ठीक हो गया। B ड्राइव्स C, ओके हो गया जी। एंड B ड्राइव्स A। तो हमारे पास इसका मतलब है कि C जो है इसके क्लोजर में B भी है, C भी है और A भी है। अगर ऐसा है तो ये जो C ड्राइव्स A है ये भी एक एक्यूरेट फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो जब हमने इन दोनों का यूनियन लिया तो ये बराबर हो गया किसके? जो पेरेंट टेबल या रिलेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी वो सारी की सारी हमें मिल गई। जो पेरेंट में थी वो किस में मिल गई? दोनों जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी चाइल्ड टेबल की थी उनमें मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है R, इस रिलेशन में जो डिकम्पोजिशन है वो है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। सिंपल, ये सिंपल सा मेथड है। इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम मज़ीद अच्छे तरह से समझ सकें। तो इसकी एक और एग्जांपल हम कर रहे हैं जी। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। एक रिलेशन है R, A, B, C, D, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें दी हुई हैं। A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस D एंड D डिटरमाइंस B। और हमें 3 रिलेशंस में उसको डिकम्पोज करके दिखाया गया है। R1 में है AB, BC एंड BD। 3 हमारे पास रिलेशन है। हमको ये चेक करना है कि ये जो डिकम्पोजिशन है क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको तीनों रिलेशंस के लिए यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करना है। तो F1 हम यहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद हम F2 को यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे जी F3 को। तो तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने निकालनी है और ये चेक करना है कि क्या वो इन FDs, इन तीनों का जब हम यूनियन लेते हैं तो इसके बराबर आता है या नहीं आता। तो इस रिलेशन के मुताबिक कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं? A ड्राइव कर सकता है B को और B ड्राइव कर सकता है किसको? A को। चेक करते हैं जी दोनों की पॉसिबिलिटी। A ड्राइव्स B है जी, बिल्कुल है, ओके हो गया। B ड्राइव्स A कहीं पर नहीं है तो हमको B का क्लोजर लेना है। B का क्लोजर लेना है किसके थ्रू? इसके थ्रू। तो B ड्राइव कर रहा है C को, ठीक है। C ड्राइव कर रहा है D को और D ड्राइव कर रहा है B को, जो कि B का खुद का भी हमें मिल जाता है यहाँ पर। तो और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर C से हमें जो है वो क्या मिल रहा है? B से कहीं पर A मिल रहा है। सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखो तो B जो है वो ड्राइव कर रहा है C को, C ड्राइव कर रहा है D को, D ड्राइव कर रहा है B को। B का मतलब है यानी कि A ड्राइव्स B हमें नहीं मिल रहा, इसके क्लोजर में A नहीं है, तो ये जो हमारे पास डिपेंडेंसी है ये पॉसिबल नहीं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर इस रिलेशन में A की हमारे पास डिपेंडेंसी है वो है A ड्राइव्स B। F2 में चेक करते हैं जी R2 को चेक करते हैं जी। B ड्राइव करेगा C को, C ड्राइव करेगा B को। इनकी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। B ड्राइव C, ओके हो गया, ये ठीक है जी। उसके बाद C ड्राइव B, C ड्राइव B नहीं है, हमको C का क्लोजर लेना है। C का क्लोजर लेते हैं। C तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी है C D को ड्राइव करता है, ठीक हो गया। और D से हमें मिलता है B और B, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है C के क्लोजर में B है, तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। अब बढ़ते हैं जी तीसरे रिलेशन की तरफ। B और D है यहाँ पर। B ड्राइव करेगा D को, D ड्राइव करेगा B को। पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। B ड्राइव्स D नहीं है, B का हमने क्लोजर पहले से लिया हुआ है, उसके क्लोजर में D है, ठीक है जी। ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी ठीक है। D ड्राइव्स B यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये भी ठीक है। अब हमारे पास जब हम इन तीनों रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसीज F1 सेट, F2 सेट और F3 का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास बनेगी 5 फंक्शनल डिपेंडेंसीज। वो 5 हैं जी ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट कर लिया। करना हमने कुछ यूँ है
कि F1 यूनियन F2 यूनियन F3 को कंपेयर करना है फंक्शनल डिपेंडेंसी जो ओरिजिनल है उसके साथ। कर लेते हैं जी कंपेयर। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा A ड्राइव्स B, ये तो आएगा नहीं, B ड्राइव्स C, उसके बाद आएगा C ड्राइव्स B, उसके बाद आएगा जी B ड्राइव्स D, और उसके बाद आएगा D ड्राइव्स B। 5 है जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया जी। ये आ गया हमारे पास यूनियन। अब हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर करने का तरीका क्या है कि हमने इनको अब चेक करना है इनके थ्रू। सबसे पहले देखते हैं जी A ड्राइव्स B, क्या ये प्रिजर्व्ड है या नहीं। ढूंढते हैं जी, यहाँ पर A ड्राइव्स B है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने चेक करना है, सॉरी इसको A ड्राइव्स B हमने लिखना है इस तरह से। B ड्राइव्स C, इसमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है जी, B ड्राइव्स C, ठीक हो गया। C ड्राइव D, C ड्राइव D यहाँ पर कहीं पर है, नहीं है, इसका मतलब हम C का क्लोजर लेंगे, लेकिन C के क्लोजर को कहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर इनके थ्रू। अब हमने पेरेंट में नहीं जाना। C से मिल रहा है जी हमें B, ठीक हो गया, C से C तो मिलेगा ही, C से हमें मिला B, B से मिला D, D से मिला B, इसका मतलब आ गया C B D क्लोजर में। और यहाँ पर क्या है तीसरे नंबर पर, ये भी हो गया जी C से D, तो क्योंकि D क्लोजर में है इसका मतलब है C ड्राइव्स D, ये भी यहाँ पर ओके हो चुका है जी। और उसके बाद हमने फोर्थ नंबर पर देखना है D ड्राइव्स B, D ड्राइव्स B यहाँ पर मौजूद है, तो D ड्राइव्स B यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास ओरिजिनल और ये है इन तीनों का यूनियन। ये जो 4 की 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो ओरिजिनल रिलेशन में या पेरेंट रिलेशन में थी, वो सारी की सारी हमें कहाँ पर मिल रही हैं, तीनों रिलेशन जो कि चाइल्ड रिलेशन है उनके फंक्शनल डिपेंडेंसीज का यूनियन लेने के बाद हमें मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन ABCD विद गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड दीज डिकम्पोजिशन, वो क्या है जी, डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड डिकम्पोजिशन यहाँ पर हो रही है। सिंपल सा मेथड है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कुछ भी आपको एट्रीब्यूट्स बता दिए जाएँ, डिकम्पोजिशन बता दिए जाएँ, इन मेथड्स को आपने यूज़ करते हुए सिंपल आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है, यूनियन करके, डिकम्पोजिशंस करके। क्लोजर का मेथड आपको आना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं, तो होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस प्रॉपर्टी का वो आपको समझ आ गया होगा। और एक और बात जो आप माइंड में रखिए कि ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली जो कि लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी है वो एक मैंडेटरी प्रॉपर्टी है, जबकि ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये कोई मैंडेटरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।